हेलो नमस्कार साथियों आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होगा आपसे सीधे सीधे टकराएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर याद रहे साथियों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो सच में कहीं ना कहीं पेपर में क्या होंगे, फंसेंगे, और आप उसका शिद्दत से क्या करिएगा, आंसर दे लीजिएगा। ध्यान दीजिए, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, हाथों की लकीर भी बदलेगी। पूरे शिद्दत से बने रहिए, मजा आएगा। कुछ सरल क्वेश्चन है, कुछ सरल से कठिन क्वेश्चन की ओर क्रमशः बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आज का उठाते हैं, मजा आएगा। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। सरल क्वेश्चन है, सबको पता है कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां। बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है ना, कि मानव शरीर में तो चलिए बता दिए 206 हड्डियां हैं। अगर कोई छोटा बच्चा हो ना, कोई शिशु हो, अब उसके शरीर में कितनी हड्डियां होंगी नोट करके लिख लीजिए। शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या लिख लीजिएगा जरूर से जरूर। शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितना, लगभग 300 ना। ध्यान दीजिएगा, लगभग कितने, 300 हड्डियां होती है छोटे बच्चों में। अब दिमाग में कुछ लोगों के आता होगा कि सर छोटे में होता है 300 हड्डी, जब वो बड़े होते हैं तो क्यों कम हो जाता है ना। तो ध्यान दीजिए, कुछ छोटी छोटी हड्डियां ना मिलके एक बड़ी हड्डी बन जाती हैं, इसीलिए संख्या क्या होती है, घट जाती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 206 हड्डियां होंगी मानव शरीर में और शिशु में लगभग 300। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। रिप्स पूछ रहा है, पसली कौन सी वाली होती है, पसली ना, कौन सी पसली, ये जो आगे आके पूरी हड्डियां जुड़ी है ना, यही होती है रिप्स यानी पसलियां। कितनी है टोटल, ध्यान दीजिएगा, टोटल होती है संख्या में 24। कितनी, 24 होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर लेकिन पूछा किसमें, देखिए जोड़े में पूछा है। अभी क्या करिएगा, कुछ लड़के क्या करेंगे ना, खट से 24 मार के चले आएंगे, गलत हो जाएगा ना। गलत क्यों हो गया, क्योंकि पूछा जोड़े में है और आप मार दिए पूरा संख्या, तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्या करिएगा, कितना जोड़ी, 12 जोड़ी ना। कितनी पसलियां हैं, टोटल 24 है, जोड़े के फॉर्म में लिखते हैं, 12 जोड़ी हो गई। अगला ध्यान लीजिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, मतलब सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी ना शरीर की कौन सी वाली होती है। कुछ लोग तो बस एक ही जगह तक दिमाग लगाएंगे, सबसे बड़की फीमर है, जैसे सीरम मार देते यह काम हो जाएगा काम। आपके बाहर जाने का रास्ता खुल चुका है, बाहर जाइए, है ना। ध्यान दीजिए, पूरे शिद्दत से बने रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20-25 जो भी होगा हम कराएंगे, मजा आएगा, जो कहीं ना कहीं पेपर में आपके साथ क्या होगा, फंसेगा। अगर नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, ध्यान दीजिएगा, जबड़े की हड्डी ना। ये जो जबड़े की हड्डी होती है ना, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। ध्यान दीजिएगा, कितना मजबूत, अगर 200 किलोग्राम भार ना, 200 किलोग्राम भार भी रख दीजिएगा, जल्दी टूटे उठेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजबूत है, ठीक। इसीलिए देखिए, किसी चीज को आसानी से क्या करते हैं हम लोग, चबा के खा लेते हैं, क्योंकि ये क्या बहुत मजबूत है। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन की अगर बात कर ले, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबको पता है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस है, जो कहाँ पे होती है, कान में होती है। कितनी बड़ी होती है, लगभग मिर्च देखे ना, मिर्च के बीए के उतने बड़ा होती है, कौन, स्टेपिस। ध्यान दीजिएगा, कौन सी हड्डी, स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो गई, स्टेपिस हो गई। अगले क्वेश्चन पे, अच्छा ये देखिए, टिबिया कहाँ पे होती है, पैर की हड्डी है ना। पैर की हड्डी कहाँ पे, घुटने से लेके पंजे तक, पैर में घुटने से लेके पंजे तक सामने वाली हड्डी टिबिया, उसी के जस्ट बगल में होती है फिबुला। ध्यान दीजिएगा, टिबिया को सपोर्ट कौन प्रदान करती है, फिबुला। फीमर जान ही रहे हैं आप लोग, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है शरीर की, कहाँ पे होती है, जांघ में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है, लड़के क्या करेंगे, बस यहीं तक देखेंगे, यकृत तक नहीं जाना, यकृत तक सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है ना, ऑप्शन से चलिए, यकृत,
अभी बता रहे यकृत क्या होता है। इधर कुछ बताने लायक नहीं था इसीलिए कुछ नहीं बताया, जहां बताने लायक है वहां हम जरूर बताएंगे ना। यकृत क्या होता है ध्यान समझिएगा, है ना। यह एक शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। ध्यान दीजिएगा, जिसे लीवर कहते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में चर्चा हो रही है। फेफड़ा, फेफड़ा जान ही रहे हैं क्या करता है, जो ऑक्सीजन को सांस लेते हैं ना, तो इसी के माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से ऑक्सीजन को अंदर खींचना और बाहर निकालना। त्वचा क्या है, त्वचा देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक क्या है, त्वचा है। सब त्वचा, स्किन नहीं दिया है, ये सब त्वचा है ना। तो सबसे बड़ा सोचिए कौन सा हो गया, कौन हो जाएगा, त्वचा सबसे बड़ा अंग हो गया किसका, मानव शरीर का। ध्यान दीजिएगा, थायराइड क्या है, थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़की वाली। कहाँ पे होती है, गले में ना। ध्यान दीजिएगा, थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है, गले में होती है। यकृत की खास बात सुन लीजिए, यकृत का खास बात यह है, ये हिपैरिन का क्या करता है, निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्या कह रहा है ना कि एंगस्ट्रॉम इकाई है, मतलब ये पूछ रहा है कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है ना, ये पूछ रहा है इकाई यानी यूनिट। ध्यान दीजिएगा, एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है, तरंग दैर्ध्य की ना। ध्यान समझिएगा, किसकी, तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य क्या होता है ना, दो मतलब ध्यान दीजिए, किसी तरंग में ना ये चीज देखिए, तरंगों में क्या उत्पन्न होता है, कुछ ऐसे देखिए वेव्स चलती है ना, कुछ ऐसे वेव्स चलती हैं, और इन्हीं दोनों लगातार, ये ऊपर वाले को स्ट्रिंग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले को स्ट्रिंग और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच जो लगातार दूरी होती है ना, इसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये एक प्रकार की दूरी है, और एंगस्ट्रॉम लंबाई का ही मात्रक है, बस छोटा है। कितना होता है एक एंगस्ट्रॉम, देखिए एंगस्ट्रॉम का ये सिंबल है। एक एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में बदलते हैं ना, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। देख लीजिएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। चलिए ऊर्जा का अगर मात्रक की बात कर लें, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ध्यान दीजिएगा, जो कार्य का मात्रक वही ऊर्जा का भी। आवृत्ति का पूछे तो हर्ट्ज, ध्यान दीजिए, एचजेड या फिर चक्कर प्रति सेकेंड। वेग का पूछे तो मीटर प्रति सेकेंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। अगला ध्यान दीजिए, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, नोट कर लीजिए। तरंगे कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे और एक यांत्रिक तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे में ध्यान दीजिए, रेडियो तरंगे, एक्सरे, वही एक्सरे, अरे एक्सरे कराते हैं ना, जो हड्डी उड्डी टूट जाता है, एक्सरे कराते मतलब एक्सरे कोई नहीं होता है, एक्स किरणों को हड्डी पे क्या किया जाता है, इस जगह पे भेजा जाता है, और वो छेद के क्या करती हैं, आर पार चली जाती हैं, बस हड्डी को छेद नहीं पाती हैं, इसीलिए हड्डी का फोटो छप जाता है एक्सरे प्लेट पे। ध्यान दीजिएगा, एक्स किरणें भी कौन सी हो गई, विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश तरंगे भी कैसी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी जो शुरू की तीन है ना, ये कैसी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो शुरू की है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और जो ये आखिरी है ना, ये यांत्रिक तरंग है। खास बात क्या है इनकी खास बात ना, ध्यान दीजिएगा कि यांत्रिक तरंग को चलने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए, चाहे ठोस, चाहे द्रव, चाहे गैस। बट जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ना, बिना माध्यम के भी चल सकती हैं, जैसे निर्वात में, है ना, निर्वात कोई माध्यम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यांत्रिक तरंग, ध्वनि तरंगे। चलिए अगला ध्यान दीजिए, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। हाँ, ध्यान से समझिएगा, क्या पूछ रहा है, तारत्व। अब नया वर्ड आ गया ना, कौन सा वर्ड आ गया, तारत्व। ध्यान से समझिएगा, देखिए लड़कियों को देखते हैं ना, उनकी आवाज क्या होती है, पतली होती है ना, और लड़कों को देखिए या पुरुषों को देखिए, उनकी आवाज क्या होती है, मोटी होती है ना। वो किसके ऊपर निर्भर करता है, इसी तारत्व पे। ध्यान समझिएगा, यानी तारत्व जो ध्वनि का होता है ना, आवाज पतला मोटा करने से संबंधित है, ठीक है। किस पे निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा, उस ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति का ध्वनि पतला है, ध्यान समझिए, पतला है ना, यानी लड़कियों की या महिलाओं की बात कर लेना, तो ध्वनि ध्यान दीजिए, उनका आवाज क्या होता है, पतला।
तो जिसका आवाज पतला उसका तारत्व अधिक, ध्यान दीजिएगा, जिसका आवाज पतला उसका तारत्व अधिक, और जिसका आवाज मोटा है ना, जैसे पुरुषों का आवाज क्या होता है, मोटा होता है, उनका तारत्व क्या होता है, कम। ध्यान दीजिए, दोनों अपोजिट होते हैं, नोट कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछ लेता है। चलिए, तो तारत्व किसके ऊपर निर्भर करता है, आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक कभी बताए, हर्ट्ज। चलिए ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कह रहा है ना कि ध्वनि के वेग पे ऐसा कौन सा इसमें चीज है जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम अभी बताए ना, ध्वनि कैसी तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे, और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, चाहे ठोस, चाहे द्रव, चाहे गैस। हम लोग जानते हैं ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलता है, और नहीं चलता किसमें, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ध्वनि किसमें नहीं चलती बिल्कुल भी, पास पास बैठे रहेंगे तब वो सुनाई नहीं देगा। ध्यान दीजिए, कह रहा किस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ध्वनि के वेग का पर ऐसा इसमें क्या है जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, तापमान का पड़ता है कि नहीं, सोचिएगा तो कि ठोस का टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना तो देखिएगा ना उसके अणु क्या होंगे, और दूर दूर हो जाएंगे। जैसे ही दूर दूर हो जाएंगे ध्वनि की स्पीड उसमें क्या होगी, घट जाएगी, यानी तापमान के बढ़ने पे ध्वनि की चाल, ध्यान दीजिएगा, घट जाती है। ध्यान दीजिएगा, हम समझिएगा अच्छे से, जितना पास पास अणु होंगे ध्वनि उतने तेज जाएगी। जैसे ही ठोस को गर्म करिएगा उसके अणु क्या हो जाएंगे, दूर दूर, ध्वनि की स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे ध्वनि की चाल घटती है, और टेम्परेचर घटाने पे ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आर्द्रता की बात कर लें। अच्छा, आर्द्रता मापने वाले यंत्र का है ना नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए, किस यंत्र से आर्द्रता मापते हैं, छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, इसी वायु में कितना नमी है उसी को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। नमी बढ़ जाएगी, आर्द्रता बढ़ गई, नमी घट जाएगी, आर्द्रता घट गई। समझिएगा, नमी बढ़ गई ना, नमी बढ़ गई मतलब इस वायु में अधिक पार्टिकल आके और जुड़ गए, तो बताइएगा तो वेग बढ़ जाएगा कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अणु और पास पास हो जाएंगे, यानी आर्द्रता के बढ़ने पे वेग बढ़ेगा, आर्द्रता के घटने पे वेग घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घनत्व की बात कर रहा है ना। घनत्व क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसके अणु जितने पास पास उसका घनत्व उतने ज्यादा। खुद सोचिए, ठोस के अणु पास पास होते हैं तो ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक, जबकि गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो गैस का घनत्व होता है कम। तो ठोस में इसीलिए ध्वनि का वेग क्या होता है, अधिक, और गैस में ध्वनि का वेग होता है कम। तो इस पे भी निर्भर करेगा। अगला बात बचती है दाब। दाब पे क्या निर्भर करेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि खुद सोचिए, प्रेशर बहुत बढ़ा दीजिएगा यहाँ ना, तब वो क्या बदलना है, कुछ नहीं बदलना, जो जैसे वो वैसे ही रहेगा। तो प्रेशर पे ध्वनि की चाल या ध्वनि का वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है, शून्य मार दें, अरे मार मत देना, नहीं उलट जाइएगा ना, मत मारिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, इनफाइनाइट। फोकस दूरी भी और वक्रता त्रिज्या भी दोनों कितनी होती है, इनफाइनाइट। एक खास बात क्या है, एक खास बात क्या है, इसके द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। खास बात यह है कि ऐसे समझ लीजिए, चलिए मान लीजिए यहाँ दर्पण है ना, तो अगर इधर 5 मीटर पे वस्तु रखे, कितने मीटर पे, 5 मीटर पे ना, तो प्रतिबिंबो अंदर इसके कितना दूरी पे बनेगा, 5 मीटर पे ही बनेगा। मतलब जितनी बड़ी वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब, जितना दूर वस्तु उतने दूर प्रतिबिंब, यही समतल दर्पण की खास बात है। अगले क्वेश्चन पे भी डिस्कशन कर रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्या कह रहा है ना, प्रतिरोध का मात्रक है। हाँ, एकदम बच्चा वाला सवाल ना, क्या प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट किसका मात्रक है, बात कर ले अगर तो ये साथियों विभव यानी विभवांतर का। ध्यान दीजिएगा, कूलाम की अगर बात कर ले किसका है, आवेश का। ध्यान समझिएगा, ओम की बात कर ले तो यही किसका है, प्रतिरोध का मात्रक है। अगर ओम मीटर की बात कर ले तो ये वैद्युत प्रति, ध्यान दीजिएगा, ओम मीटर ना विशिष्ट प्रतिरोध या फिर वैद्युत प्रतिरोधकता। ध्यान दीजिएगा, हाँ वैद्युत प्रतिरोधकता, ध्यान दीजिए, अथवा विशिष्ट प्रतिरोध ना, अथवा विशिष्ट प्रतिरोध का ये क्या है, मात्रक। क्या चीज, ध्यान दीजिए, क्या चीज,
ओम मीटर ना, ओम मीटर किसका मात्रक हो गया? वैद्युत प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोधक प्रतिरोध का। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मंदक के रूप में होता है? ध्यान दीजिएगा, मंदक के रूप में पूछ रहा है ना। पहले नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है समझ लीजिए ना। हाँ, उसमें क्या करते हैं ना, कुछ ऐसे ईंधन उपयोग करते हैं जिनको नाभिकीय ईंधन बोलते, उन्हीं का उपयोग करके ना, हाँ, बड़े पैमाने पे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और विद्युत धारा बनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, उसमें मंदक के रूप में, मंदक का मतलब होता है कि जो अभिक्रिया तेजी से बढ़ेगी ना, उसी को क्या करना, कंट्रोल करना कि वो तेजी से बढ़े ना। उसी को कहते हैं मंदक। और क्या चीज उपयोग करते हैं ध्यान दीजिएगा। अच्छा, थोरियम क्या है? थोरियम ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये भी नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। यूरेनियम भी नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। बेरिलियम ऑक्साइड क्या है? हाँ, यही है जो मंदक के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। थोरियम भी क्या साथियों? हाँ, ये भी ईंधन ही है नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त करने वाला। इसकी खास बात यह है ना, हाँ, इसकी खास बात यह है कि यह भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाता है। कौन? थोरियम। देखिए, बेरिलियम ऑक्साइड मंदक के रूप में हो गया। कुछ और लिख रहे हैं, छाप लीजिए। क्या चीज? ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट हो गया। भारी जल ना, भारी जल, इन तीनों का क्या करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि भारी जल का निर्माण भारत में कहाँ पे होता है? लिख लीजिएगा, भारी जल का निर्माण भारत में एक ट्राम्बे नामक जगह है ना, ट्राम्बे नामक जगह है, यहीं पे होता है। किसका निर्माण? इसी भारी जल को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल है ना, सबसे शक्तिशाली बल ऐसा बल होगा ना कि वो एक बार काम करेगा, जल्दी तोड़ नहीं सकते, बहुत मजबूत होगा। ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा बल है? नाभिकीय बल। नोट करके लिख लीजिएगा, नाभिकीय बल। जो नाभिक, परमाणु में नाभिक होता है ना, हाँ, जो दो नाभिकों के बीच कार्य करता है ना, वो सबसे मजबूत बल होता है। उसी को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। अगला ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा श्यानता होती है। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ेपन से। गाढ़ा मतलब समझ रहे हैं, जो जितना गाढ़ा रहेगा उसकी श्यानता उतने अधिक होगी। ठीक है, जैसे सोचिए, जल, वायु, खून, शहद। बताइए सबसे गाढ़ा कौन होगा? कहिएगा सर शहद होगा। तो शहद की श्यानता क्या हो गई? अधिक हो गई। शहद की श्यानता क्या हो गई? अधिक हो गई। ध्यान दीजिएगा। और सबसे कम कहता तो कहिए सर वायु की ना, सबसे कम वायु की श्यानता। चलिए, निम्न में कौन परमाणु यानी एटम का भाग नहीं है? परमाणु का कौन सा भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन है, खोजकर्ता जे थॉमसन। प्रोटॉन है, खोजकर्ता रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन है, खोजकर्ता जेम्स चैडविक। फोटॉन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश ना, प्रकाश बंडलों के रूप में आती है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, प्रकाश पैकेट में भर के आता है बंडल के रूप में। कौन बताया? मैक्स और प्लांक ने ना, यही है क्वांटम सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश बंडलों के रूप में आती है और अपने साथ बहुत ऊर्जा किसके रूप में लेके आती है? इसी फोटॉन के रूप में। तो फोटॉन प्रकाश द्वारा उत्सर्जित होने वाले कण हैं जो यहाँ तक क्या करते हैं, आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गए? परमाणु के भाग हो गए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था। अगर आप पूरे शिद्दत से लगे होंगे सीरीज में इसमें, तो आपको मजा आया होगा। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे टकराएंगे। फिर से इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम अगला एपिसोड लेकर आएंगे या अगला भाग लेकर आएंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। मैथ की भी बढ़िया वाली सीरीज चल रही है, 0 लेवल से हाई लेवल तक। आप जरूर जुड़िए उस सीरीज से। और साथियों, ट्रिक वाली भी सीरीज मैथ की पढ़ाई जा रही है। पूरी तरीके से आप जुड़ सकते हैं चैनल पे। मैथ, साइंस, जीके, जीएस के कुछ कक्षाएं चलाई जा रही हैं। आप जरूर जुड़िए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।